हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू साहू आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। समीक्षा इंस्टीट्यूट द्वारा केमिस्ट्री की क्लासेस यूट्यूब चलाई जा रही हैं। उसमें हमने कल की क्लास में जाना था कि परमाणु विद्युत उदासीन है और इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक का चक्कर क्यों लगा रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने इस क्लास को नहीं लिया है वो समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल से सर्च करके उस क्लास को देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों चक्कर लगाता है, प्रोटॉन या फिर नाभिक क्यों नहीं लगाता। आज की क्लास में हम जानेंगे, जैसा कि थंबनेल में बताया गया है, कि इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बटा रहता है। उसे जानने से पहले इनसे संबंधित कुछ टर्मोलॉजी जैसे कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनी, इनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। आज आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप बस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। तो शुरुआत करते हैं एटॉमिक नंबर की। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एटॉमिक नंबर, आपका पहला जवाब होता है सर इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि आप इसको सही मानोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा कुछ परिस्थितियों में। कैसे गलत हो जाएगा समझिए। जे मैंने एल्यूमिनियम लिखा है, ठीक है, ये समझो एल्यूमिनियम है, ये 3 पॉजिटिव आयन बना लिया है। पॉजिटिव आयन क्यों बना लिया है? क्योंकि इससे 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, अब आप बात करोगे इधर, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, आपने एक नॉर्मल एल्यूमिनियम ले लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10 और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 13। तो अब आप मुझे जवाब दें, एल्यूमिनियम का आप परमाणु क्रमांक क्या मानोगे? क्या एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 10 मानोगे कि 13 मानोगे? और जबकि इन दोनों में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, चाहे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो 13, चाहे एल्यूमिनियम अकेला हो 13, इन दोनों में 13 है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है एल्यूमिनियम का? 13 है। इसलिए आप जो बात कर रहे थे कि सर एटॉमिक नंबर को हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिसाइड कर लें, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसकी रियल परिभाषा क्या है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं वो क्या कहलाते हैं? परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। जब परमाणु विद्युत उदासीन स्थिति में होता है, किस स्थिति में होता है परमाणु? विद्युत उदासीन स्थिति में। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। यदि गलती से परमाणु आवेशित हो गया, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो, अर्थात पॉजिटिव आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन चले जाएं, अपनी कक्षा को छोड़ के चले जाएंगे क्यों? उन्हें एनर्जी मिल जाएगी तो वो चले जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा करने के लिए, बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ग्रहण करना से हमारे कौन से बंध बनते हैं? हमारे विद्युत रासायनिक बंध बनते हैं। ठीक है, जिनके बारे में चर्चा बाद में की जाएगी। फिलहाल आप इतना समझें कि जब भी कोई आपसे कहे परमाणु क्रमांक क्या है, तो आप सॉलिड एक आंसर देना है कि परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या। और यदि आप इसको मान के चलते हो, प्रोटॉन की संख्या को काउंट करके परमाणु क्रमांक निकाल रहे, तो आपका कभी भी एटॉमिक नंबर गलत नहीं होगा। समझ में आई बात? चलिए, और इसके बारे में और कहां कहां कंफ्यूजन होगा वो मैं आपको आगे चल के तुरंत बताऊंगा, इस कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं एटॉमिक वेट की या एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास कहूं या एटॉमिक वेट कहूं, आप क्या करो, परमाणु, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जब आप अकेले प्रोटॉन को काउंट कर रहे हो तो वो परमाणु क्रमांक है, और उसके साथ न्यूट्रॉन को भी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? एटॉमिक वेट बन जाएगा। यानी कि एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाएगा? आपका परमाणु भार या एटॉमिक नंबर कहलाएगा।
ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। इसको आप एग्जाम्पल से और समझ सकते हो। जैसे आपने लिखा हुआ देखा होगा, सोडियम लिखा हुआ देखा होगा Na, इसको लिखते हैं 11, 23 लिखते हैं। ये परमाणु विद्युत उदासीन है। इस समय आप बताइए, मैं कहूँ आपसे पूछूं इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और जे होता है आपका एटॉमिक मास। आपने तुरंत कैलकुलेशन की कि एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, 11। क्या ये परमाणु विद्युत उदासीन है? हाँ, यदि विद्युत उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इस समय कितनी होगी, 11। यदि ये पॉजिटिव चार्ज होता तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाता, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी बचती, 10 बचती। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक से ना जोड़ें। आपको किसको जोड़ना है, प्रोटॉन की संख्या को जोड़ना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो आपको पता करना है न्यूट्रॉन की संख्या। 11 प्रोटॉन है, भार बाय 23 है, 23 में से 11 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 12, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। रिलेशन समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि हमने क्या सीखा, सोडियम जो परमाणु है उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है, इसलिए उसका परमाणु क्रमांक 11 है। और उसमें क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 है, इसलिए उसका परमाणु भार 12 + 11 हो गया 23, 23 होता है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक पर अब हम चर्चा करते हैं। समस्थानिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, समस्थानिक यानी कि जिनका स्थान समान हो, अर्थात जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक कब समान होगा, जब प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। ध्यान से समझो, समस्थानिक यानी कि परमाणु क्रमांक समान। क्या समान, परमाणु क्रमांक समान। ये परमाणु क्रमांक समान कब होगा, जब प्रोटॉन की संख्या इक्वल हो। किसकी संख्या इक्वल हो, प्रोटॉन की। तो वो तत्व क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा है O816 और O818। मैंने क्या बताया था, इधर वाला बताता है परमाणु क्रमांक। इनका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 8। इधर परमाणु क्रमांक कितना है, 8। इसमें भी इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 8। परमाणु भार आप देख रहे हो, इधर 16 है, इधर 18 है। 16 है, इसका मतलब 16 में से 8 जाएंगे तो कितने बचे, 8। यानी कि इस वाले में आपके न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। और जो 18 वाले में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10। इसलिए उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 18। क्लियर हुआ। तो यहां से हमने क्या सीखा, जिन दो परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो उनके परमाणु क्रमांक भी बराबर होंगे, इसलिए उन्हें आइसोटोप्स कहेंगे और वो आइसोटोप्स कहलाएंगे। परमाणु भार क्या होंगे, परमाणु भार कहते हैं कि उनमें प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो योग होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वो इक्वल आएगा। यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग बराबर होगा, अर्थात उनका परमाणु भार बराबर होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। जैसे जे लिखा है आपका O614 O714। यहाँ पे देखोगे पहले वाले में प्रोटॉन कितने होंगे, 6, क्योंकि नीचे परमाणु क्रमांक 6 लिखा है, और ऊपर कितना है, 14। यानी कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, 8 और 6 14, 8। दूसरे वाले में आपके 7 14 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो प्रोटॉन कितने हैं, 7, और आपके न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7। अब आप देखिए यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग है और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग है, लेकिन जब इनको जोड़ा जा रहा है, जोड़ के 7 और 7 हो गए 14, और 8 और 6 भी कितने हो गए, 14। जोड़ा जा रहा है, वो समान है, वो इक्वल है। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग बराबर होता है, उसे समभारिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनी क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनी का मतलब होता है ऐसे दो परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से भी कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या समान। जैसे ऑक्सीजन वाले ही मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की है। कैसे कि देखो O8 16 है, यानी कि 8 यहाँ लिखा है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, 8। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, इनमें देखोगे तो प्रोटॉन की संख्या होगी 8। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, परमाणु भार कितना है 16, तो 16 में से 8 माइनस करोगे तो कितने आएंगे 8। दूसरे वाले में देखोगे तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो रही है 9, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 8। 9 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। अब देखो यहाँ प्रोटॉन की संख्या दोनों में अलग, इन दोनों को जोड़ो यानी कि परमाणु भार भी अलग, तो सेम क्या है, क्या सेम है, न्यूट्रॉन सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे ऐसा, तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक। अब आप कहोगे सर गलती से इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो जाए, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब जैसे एल्यूमिनियम है सर, एल्यूमिनियम लिया सर, एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है 13, यानी कि प्रोटॉन की संख्या इसमें 13 है। इसने 3 पॉजिटिव आयन बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा को छोड़ के चले गए, इस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10। अब आप बात करोगे सर एक सोडियम भी है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, प्रोटॉन की संख्या इसमें 11 है, और इसको मैंने सर इसने पॉजिटिव आयन बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, जिस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10 बचे। अब इन दोनों को देखो Al3 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, इनको देखो इनमें क्या इक्वल है बेटा, इनमें इक्वल है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल हो तो क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ गए, इसका मतलब हमने क्या क्या सीखा, देखो यदि आप प्रोटॉन की संख्या काउंट कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन में जैसे ही आपने न्यूट्रॉन को भी काउंट कर लिया तो एटॉमिक मास। यदि क्या कहते हैं प्रोटॉन की संख्या इक्वल है, प्रोटॉन की संख्या क्या है इक्वल है, तो वो कहलाएगा समस्थानिक। क्या कहलाएगा, समस्थानिक। यदि समस्थानिक के बाद यदि प्रोटॉन के साथ अब आप कहें कि न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल है 2 परमाणुओं में, तो वो सम न्यूट्रॉनिक। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल है तो वो सम इलेक्ट्रॉनिक। यदि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़ इक्वल है, प्लस इक्वल है, यानी कि परमाणु भार इक्वल है, तो वो कहलाएगा समभारिक। आशा करता हूं अब आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इनमें अंतर समझ में आ गया होगा, किसमें क्या बात की जा रही है। सिंपल सी है, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या, परमाणु भार मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यदि प्रोटॉन की संख्या समान समस्थानिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान सम न्यूट्रॉनिक। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान सम इलेक्ट्रॉनिक। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ यानी कि परमाणु भार समान तो समभारिक। ठीक है, अब हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं, जो मेन टॉपिक है, जैसा कि थंबनेल में भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो देखिए परमाणुओं की जो अलग अलग कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के वितरण संबंधी नियम जो है वो बोर और वरी ने दिया था। कौन से साइंटिस्ट थे, बोर वरी। इसको हम बोर वरी स्कीम्स के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि परमाणु विभिन्न ऊर्जा स्तर में या विभिन्न ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उनमें चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण विभिन्न कक्षाओं के लिए 2n² से होता है। और इन्होंने एक चीज और कही थी कि जो अंतिम बाहरी कोश होगा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आउटर कोश में यानी कि आउटर कक्षा में, आउटर कमरे में इलेक्ट्रॉन के आउटर कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। कुछ समझ नहीं आया, इसको आप इस एग्जाम्पल से समझे। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, परमाणुओं में के विभिन्न ऊर्जा स्तर को KLMN से दर्शाया गया था।
या फिर उन्हें 1 2 3 4 के नाम से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप बीच में बिल्कुल गोल गोल, ये क्या है? परमाणु नाभिक है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो बाहर की, जो नाभिक के बाहर जो क्या है, पहली कक्षा है। पहली कक्षा है तो इसे आप क्या कह सकते हो? के कहोगे या इसका नाम बंद दोगे। और वोरवरी ने क्या कहा था कि इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे? फॉर्मूला दिया था 2n², यानी कि n की वैल्यू कितनी? 1। आप n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। यानी कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आप बात करोगे, सर मैं दूसरी वाली कक्षा दिखाई दे रही है ना, ये तो पहली वाली हो गई, सॉरी ये रही आपकी दूसरी वाली, एक कक्षा दिखाई दे रही है। ये दूसरी वाली को क्या कहा जाता है? या तो L कहो या n बराबर 2। n बराबर 2 रखोगे 2n² फॉर्मूले में, तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तीसरी कक्षा की बात की जाएगी तो इसी फॉर्मूले से आप निकालोगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 18। कैसे? 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। फॉर्मूला वही है, किसने दिया था? वोरवरी ने। वोरवरी स्कीम 2n² से हम निकाल। चौथी कक्षा में रखोगे n की जगह 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यानी कि चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 32 हो सकती है। ठीक है, चलिए ये था। अब इसके बाद आपने देखा होगा, सर हम ये भी देखते हैं, ऑफ-बाउ सिद्धांत ने इन इलेक्ट्रॉनों की कक्षा को और ज़्यादा बांटा था। 4 तरह की कक्षाएं होती थीं, S P D F। S में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते थे? S में रह सकते हैं 2, P वाले में 6, D वाले में 10 और F वाले में 14। इसी के आधार पर ऑफ-बाउ ने इनको बांट के एक नियम दिया था, क्या? 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, ये सीरीज बाई सीरीज चलता रहता है। जैसे आपको मैं समझाना चाहूँ, ये कहना क्या चाह रहा है, सोडियम है, सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। तो पहली कक्षा में आप देखोगे s अकेला होगा, तो पहली कक्षा में 1s², 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह लिए। अब कितने बचे इसके पास? 2 चले गए तो 9। दूसरी कक्षा में भाई 2 इलेक्ट्रॉन इस S कमरे में और 2 इलेक्ट्रॉन P कमरे में। 6 P, अब कितना हो रहा है? 6 और 2 8 और 2 10। कितने इलेक्ट्रॉन भर जा चुके हैं? 10। बचा कितना सोडियम का? 1। तो आखिरी वाली जो कक्षा होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1। अब ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेंस पूरा करना चाहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास पूरा करना चाहेगा। तो कैसे करेगा? या तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसलिए हमेशा क्या बनता है? Na पॉजिटिव बन जाता है और यह धन आयन का निर्माण करता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अब सवाल यह है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर धन आयन क्यों बना? चलिए देखिए, इसको भी अभी यही क्लियर कर देता हूं। सोडियम कितना है? 11। प्रोटॉन कितने? 11। इलेक्ट्रॉन कितने? 11। 11 थे, 1 इलेक्ट्रॉन का हमने क्या कर दिया? त्याग करवा दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। अब मुझे बताइए आप, कल मैंने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर समान आवेश होता है, तो 10 माइनस वाले इलेक्ट्रॉन ने 10 पॉजिटिव वाले प्रोटॉन के चार्ज को समाप्त कर दिया, लेकिन 1 प्रोटॉन रह गया ना, 1 प्रोटॉन बच गया। उस प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होगा? प्लस वाला। इसलिए सोडियम क्या बन जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पॉजिटिव आयन बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम मोल। अगला कंसेप्ट जो है आपका, वो है आपका मोल का कंसेप्ट है। मोल का कंसेप्ट क्या कहता है? वो कहता है कि परमाणु भार के बराबर किसी भी परमाणु की आप क्या ले लो? ग्राम में मात्रा ले लो, तो वो 1 मोल कहलाएगी। और उस 1 मोल में परमाणु की संख्या, परमाणुओं को जब आप काउंट करोगे तो वो क्या होगी? समान होगी। कितनी होगी वो संख्या? 6.22 इंटू 10⁻23। इसी को एवोगैद्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगैद्रो ने इसके बारे में बताया था। इनका कहने का मतलब क्या था? जैसे जे है, आप यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का
संकेत क्या होता है, केमिकल सिंबल H होता है। परमाणु क्रमांक कितना है 1, और परमाणु भार कितना है या परमाणु द्रव्यमान कितना है 1। यानी कि मैं 1 ग्राम इसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर, किस परमाणु द्रव्यमान 1 है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन लूं, ठीक है। और हीलियम में कितना है परमाणु भार 4, और 4 ग्राम हीलियम लूं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मेरा 1 मोल कहलाएगा और 4 ग्राम हीलियम मेरा 1 मोल कहलाएगा। इनमें परमाणुओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, इतनी बराबर होगी 6.022 × 10⁻23। अब प्रश्न आएगा सर हाइड्रोजन के 1 ग्राम में इतने परमाणु हो गए और हीलियम के 4 ग्राम में हो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता जा रहा है। परमाणु आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, उनका परमाणु भार भी बढ़ जाएगा। परमाणु भार कैसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन है ही नहीं हाइड्रोजन में, और हीलियम में 2 न्यूट्रॉन हैं। परमाणु भार बढ़ा, परमाणु भार बढ़ेगा तो उनका वजन भी बढ़ेगा। यानी कि जब इतने मॉलिक्यूल आप ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका 1 मोल कहलाएगा। अर्थात कोई ऐसा भी कह सकता है सर एक काम करते हैं, हीलियम जो है, हीलियम के मैं तो मॉलिक्यूल मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। हीलियम के सर मैंने मॉलिक्यूल ले लिए 6.022 10⁻23 परमाणु ले लिए, तो इनका वजन कितना होगा? जब आप हीलियम या लिथियम के जब आप इतने परमाणु ले लोगे तो उनका वजन 6.94 ग्राम होगा, क्योंकि इतने परमाणु की संख्या 1 मोल में होती है और 1 मोल परमाणु भार के बराबर होता है। समझ पाए? जैसे सोडियम का एग्जाम्पल से हम समझ रहे थे, सोडियम का एग्जाम्पल भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, 11 पे होगा। ए रहा सोडियम 23 है। यानी कि यदि मैंने 6.022 × 10⁻23 सोडियम के मॉलिक्यूल ले लिए तो उनका वजन कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। इतना समझ गए? मोल कंसेप्ट समझ में आ गया। मोल कंसेप्ट क्या है, कोई भी तत्व है उसका परमाणु भार जितना है उतना आप क्या ले लो, ग्राम में मात्रा ले लो, और जो मात्रा लोगे उसमें परमाणु की संख्या फिक्स होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इसके हम परमाणु भार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हीलियम का 2 है और परमाणु भार कितना होता है 4, यानी कि 1 मोल हीलियम में या कितना वजन होगा 4 ग्राम। लिथियम का रासायनिक सिंबल Li होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 3 होती है और इसका परमाणु भार 6.94 होता है। यानी कि मुझे यदि मैंने लिथियम के 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ले लिए लिथियम के, तो उनका वजन कितना होगा 6.94। बेरिलियम है जिसे Be से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके मैंने इतने मॉलिक्यूल ले लिए 6.022 × 10⁻23 जिसे एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं, तो उनका वजन कितना आएगा 9। कार्बन C होता है रासायनिक सिंबल और इसका कार्बन का कितना होता है 12, यानी कि 12 ग्राम मुझे क्या लेने पड़ेंगे, कार्बन लेना पड़ेंगे, 12 ग्राम कार्बन के मॉलिक्यूल, तब जाके मेरा 1 मोल बनेगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के मुझे कितना ग्राम लेना पड़ेगा, नाइट्रोजन 14 ग्राम लेना पड़ेगा, तब जाके वो 1 मोल बनेगा। यानी कि 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.022 × 10⁻23 मेरे मॉलिक्यूल किस में होंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल लेने में, तब जाके मेरा 14। ऑक्सीजन प्राणदायिनी गैस है ना, जिनकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा होती है, और कोविड टाइम पर इसी की कमी थोड़ी सी हो गई थी। सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा हादसे हुए थे, हमें देखने को मिला था। एक आपदा जो थी, आपदा तो पहले से ही थी, वो और भयानक और भयावह हो गई थी। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यदि आप 1 मोल लेना चाहते हो तो ऑक्सीजन की कितनी ग्राम में मात्रा लेनी पड़ेगी, 16 ग्राम मात्रा लेनी पड़ेगी, तब जाके वो 1 मोल
बनेगा। फ्लोरीन जो है उसकी मात्रा कितनी लेनी पड़ेगी, 19 ग्राम। सोडियम के बारे में तो मैंने आपको चर्चा करी दी। फ्लोरीन है, फ्लोरीन, अब उसके बाद फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, F, परमाणु क्रमांक होता है 9 और इनका क्या होता है, परमाणु भार 19। नियॉन जो होता है 10 होता है और इसका परमाणु भार 20 होता है। लोहा जो नॉर्मल घरों में यूज होता है उसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। यानी कि जो लोहा हम यूज कर रहे हैं या लोहे की कमी से बॉडी में एनीमिया रोग हो रहा था, उस लोहे में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 26। परमाणु भार कितना होता है उसका, 55 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैंने सभी पोषक तत्व तो नहीं लिखे हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही लिखे हैं। जैसे तांबा है, तांबा कॉपर हम सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो कॉपर में परमाणु क्रमांक होता है 29 और परमाणु भार होता है 63। चांदी की बात करोगे तो चांदी में होता है Ag, इसका फॉर्मूला है Ag चांदी। ठीक है, जिससे क्या है, पायल वगैरह गहने वगैरह बनाई जाती है ना, वो क्या है, चांदी। उसका परमाणु भार कितना होता है, 47 और परमाणु क्रमांक 47 और परमाणु भार 107। सोना ऑरिक Au, इसका सिंबल है गोल्ड का, इसका परमाणु क्रमांक 79 और परमाणु भार 197 होता है। यानी कि गोल्ड में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 79। आप कहोगे सर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 197 में से 79 माइनस कर दो। माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आएगी, जे हो जाएगा आपका 17 में से 9 गया 8 और 8 में से 7 गया 18, 1 बचेगा 118। इसमें क्या हो जाएंगे, आपके न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, आज की क्लास में हमने परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, समस्थानिक, संभारक और बोरवरी स्कीम, अववाहु स्कीम, इलेक्ट्रॉन का वितरण भी सीख लिया। साथ में कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उनके रासायनिक नाम, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इनको भी देख लिया। अब मिलते हैं कल की अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।